हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी ITFs। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनके बारे में तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में ना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये सब हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। लेकिन यहाँ पर हमें एक वर्ड और लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इनवर्स। इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं इनवर्स फंक्शंस की। इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं? तो सपोज कीजिए कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए इसका डोमेन है और सेट बी इसका कोडोमेन है। इसका मतलब क्या है? इस फंक्शन में जो हम वैल्यूज़ डालेंगे वो सेट ए के एलिमेंट्स डाल सकते हैं और ये जो वैल्यूज़ हमें निकाल कर देगा वो सेट बी का कोई एलिमेंट होगा। और वो फंक्शन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू डालेंगे ये हमें उस वैल्यू का डबल करके देगा। ठीक है। और सपोज कीजिए कि हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 6 8। ठीक है। तो इस फंक्शन में हम सेट ए के एलिमेंट्स डालेंगे, तो हम इसमें अगर 2 डालेंगे, इस फंक्शन में हमने 2 डाल दिया तो ये हमें क्या देगा? 2 इंटू 2 यानी 4 देगा, यानी 2 की इमेज इस फंक्शन में 4 है। ऐसे इस फंक्शन में अगर हम दूसरा एलिमेंट यानी 3 डालेंगे तो वो हमें क्या देगा? 2 इंटू 3 यानी 6 देगा, तो 3 की इमेज है 6। इस फंक्शन में हम 4 डालेंगे तो ये हमें 4 का डबल करके देगा यानी 8 देगा, तो 4 की इमेज इस फंक्शन में हमें दिखाई दे रही है 8। ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक और फंक्शन g हम डिफाइन करते हैं जो कि डिफाइंड है फ्रॉम सेट b टू सेट a। ठीक है, यानी जो f फंक्शन का डोमेन था वो हमारे g फंक्शन का कोडोमेन है और जो f फंक्शन का कोडोमेन था वो हमारे g फंक्शन का डोमेन है। यानी g फंक्शन में हम वैल्यूज़ कहाँ से डालेंगे? सेट b से डालेंगे और ये वैल्यूज़ हमें निकाल कर कहाँ से देगा? सेट a में से वैल्यूज़ निकाल कर देगा। और ये फंक्शन क्या कह रहा है? g ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2, यानी इस फंक्शन में जो कुछ भी आप डालेंगे ये आपको उसका आधा करके देगा, हाफ करके देगा। ठीक है। तो सेट बी में से इस बार हम वैल्यूज़ इस फंक्शन में डाल रहे हैं। बी सेट क्या था? उसमें 3 एलिमेंट्स थे 4 6 8। ठीक है। और वैल्यूज़ किस में से निकाल कर दे रहा है? ये सेट ए में से निकाल कर दे रहा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस जी फंक्शन में अगर हम 4 डालेंगे तो ये हमें क्या देगा? 4/2 आधा करके देगा उसका, तो हमें 2 देगा, यानी 4 की इमेज क्या है? 2 है। जी फंक्शन में 6 डालेंगे तो ये उसको 3 बना देगा, हाफ कर देगा। और ऐसे ही जी फंक्शन में 8 डालेंगे तो ये उसको हाफ कर देगा और उसका 4 बना देगा, तो 8 की इमेज है 4। अब अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो g फंक्शन है ये f फंक्शन का जस्ट उल्टा काम करके दे रहा है। जो f फंक्शन कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट ये कर रहा है। कैसे? f फंक्शन में 2 डालते थे तो वो 4 बना देता था, g फंक्शन में 4 डालते हैं तो वो उसे वापस 2 बना देता है। f में 3 डालते थे तो वो उसको 6 बनाता था, g में 6 डालते हैं तो वो वापस 3 बना देता है। f में 4 डालते थे तो वो उसको 8 बनाता था, g में 8 डालते हैं तो वो वापस उसको 4 बना देता है ना। तो जो कुछ भी f फंक्शन कर रहा था ये g फंक्शन उसका जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। f फंक्शन डिफाइंड था फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो g फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट b टू सेट a। तो इसका क्या मतलब है? इस फंक्शन को g को हम क्या बोलेंगे? ये है इनवर्स ऑफ f। ये जो g है ये f का इनवर्स फंक्शन है और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? f इनवर्स, यानी f के ऊपर हमने क्या लिख दिया? ये -1। तो g क्या है? ये g f का इनवर्स है। ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि कोई फंक्शन अगर f है हमारे पास, इस तरह का है कि उसमें हम कोई वैल्यू x पुट करते हैं तो वो इस x को y बना देता है। ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास है तो इस फंक्शन का इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें अगर आप y डालेंगे
तो उसको वो वापस x बना देगा। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू वाई है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x होगा, अगर ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 था, तो g ऑफ 4 यानी g की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स लिख सकते हैं। तो f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप ये 4 डालेंगे तो वो उसको वापस 2 बना देगा। तो अगर f ऑफ x y है तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो ये जो f इनवर्स है वो क्या है, वो हमारे f फंक्शन का इनवर्स है, यानी उसका जस्ट अपोजिट काम हमें ये करके दे रहा है। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज़ है वो ये कि अगर हम बात करें f इनवर्स x की, तो ये f इनवर्स x 1/f ऑफ x के इक्वल नहीं है। हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है f इनवर्स g4 जो हमने लिखा है उसको हम और क्या लिख सकते थे, यहाँ f इनवर्स 4 लिख सकते थे। ऐसे g ऑफ 6 जो हमने लिखा है उसे हम क्या लिख सकते थे, f इनवर्स 6 लिख सकते थे, क्योंकि g क्या है, g f का इनवर्स है। तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि f इनवर्स ऑफ x क्या 1/f ऑफ x के इक्वल है? क्या ये जो 2 निकल कर आया है ये 1/4 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। तो f इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/fx। 1/fx क्या होता है, अगर हम लिखते fx और इस पूरे की पावर हमने लिखी होती है -1, तो वो इक्वल होता 1/fx के। बट f इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/fx। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन्वर्स फंक्शंस की। अब एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है यहाँ पर कि क्या हर फंक्शन का इन्वर्स होना पॉसिबल है, या ऐसे भी कोई फंक्शंस हो सकते हैं जिनका इन्वर्स नहीं होता। तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक मैनी वन फंक्शन डिफाइन करते हैं। मैनी वन फंक्शन यानी जो इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, वन वन फंक्शंस, जहाँ पर हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, डोमेन के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है। तो हमने क्या किया, एक मैनी वन फंक्शन डिफाइन किया। मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या है कि डोमेन में कोई कम से कम कोई 2 एलिमेंट ज़रूर ऐसे हैं, x1 और x2 अलग अलग डिस्टिंक्ट, जिनकी कोई सेम इमेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, सपोज कीजिए हमने फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कह रहा है, सेट A है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट B है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A और B। इस फंक्शन में अगर हम 1 डालते हैं तो वो उसको A बना देता है, 2 डालते हैं उसको भी A बना देता है, और 3 डालते हैं तो उसको B बना देता है। हमें दिखाई दे रहा है 1 की इमेज भी A है, 2 की इमेज भी A है। इसका मतलब ये एक मैनी वन फंक्शन है। अब अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स लिखने की कोशिश करें, हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहें जो इसका जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, एफ इन्वर्स, तो सबसे पहली बात तो डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए तक। जो हमारे फंक्शन का एफ फंक्शन का डोमेन था वो बन जाएगा इसका कोडोमेन, और जो हमारे एफ फंक्शन का कोडोमेन था वो एफ इन्वर्स का होगा डोमेन। ठीक है, और वो काम क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा काम हमें करके देगा। तो सेट बी में से हम इसमें एलिमेंट डालेंगे और सेट ए में से ये एलिमेंट्स हमें निकाल कर देगा। बी के अंदर क्या है, ए और बी है, और ए के अंदर है 1 2 3। तो इसमें अगर हम ए डालते हैं तो एफ फंक्शन क्या कर रहा है, 1 डालने पर भी ए बना रहा है, 2 डालने पर भी ए बना रहा है। तो अगर हम इसमें ए डालेंगे तो ये उस ए को 1 भी बनाएगा और 2 भी बनाएगा, और बी डालेंगे तो ये उसको 3 बनाएगा। अब यहाँ तो हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। हमें क्या पता है कि कोई फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन में डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक इमेज 1 भी है, एक इमेज 2 भी है, एक ही दो इमेजेस हैं। इसका मतलब कि एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, फंक्शन की तो डेफिनेशन ही ये नहीं है। अगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस प्रेजेंट हैं तो उसको तो हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो इससे हमें क्या पता चला, कोई भी मैनी वन फंक्शन अगर हम लेते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ओनली वन वन फंक्शंस, सिर्फ वन वन फंक्शंस के ही इन्वर्स होंगे। ओनली वन वन फंक्शंस हैव इन्वर्सेस। वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव
फंक्शन, सिर्फ इंजेक्टिव फंक्शंस यानी इंजेक्शंस के ही इन्वर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें ये पता चल गई। और देखते हैं, अब सपोज कीजिए हमने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया है जो कि एक इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन है मतलब वो सर्जेक्टिव नहीं है। इनटू फंक्शन कौन से होते हैं? जहाँ पर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होती, यानी कोडोमेन में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती। ठीक है, तो हमने एक इनटू फंक्शन f डिफाइन किया है फ्रॉम सेट a टू सेट b। और सेट a है सपोज हमारे पास यही पहले वाला 1 2 3, और सेट b है हमारे पास जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं a b c d। ठीक है, और इस फंक्शन में हम 1 डालते हैं तो वो उसका a बना देता है, 2 डालते हैं तो b बना देता है, 3 डालते हैं तो c बना देता है। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेंज है इसकी एक सेट जिसके अंदर प्रेजेंट है ए बी और सी, ए बी और सी क्योंकि इन्हीं की प्री इमेजेस है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है पूरा सेट बी यानी ए बी सी डी, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये एक इनटू फंक्शन है, ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब अगर हम इसका इन्वर्स लिखने की कोशिश करें, ठीक है, इसका इन्वर्स कोई फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एफ इन्वर्स, तो वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए वो डिफाइंड होगा। ठीक है, यानी बी में से हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, ए बी सी या डी कुछ डालेंगे, और ये हमें किस में से वैल्यूज़ निकाल कर देगा? ए सेट में से वैल्यूज़ निकाल कर देगा। जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। तो एफ फंक्शन में हम 1 डाल रहे थे, वो उसका ए बना रहा था, तो एफ इन्वर्स में ए डालेंगे वो उसका वापस 1 बनाएगा, बी डालेंगे उसका 2 बना देगा, सी डालेंगे उसका 3 बना देगा। लेकिन इसमें अगर हम डी डालेंगे तो इसका क्या होगा? हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डी की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, यानी डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो हम एफ फंक्शन में डालते तो वो हमें डी निकाल कर देता। यानी इस फंक्शन में अगर हम डी डालेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया? डी हैज़ नो इमेज, डी की कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है। और अगर डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये एफ इन्वर्स कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? डोमेन के हर एलिमेंट की कोई इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यह हमें दिखाई दे रहा है डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब एफ इन्वर्स इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा कोई एफ इन्वर्स फंक्शन हो ही नहीं सकता। यानी अगर कोई इनटू फंक्शन है तो उसका इन्वर्स होना पॉसिबल नहीं है, यानी सिर्फ ऑन टू फंक्शंस का ही इन्वर्स हो सकता है। ओनली ऑन टू फंक्शंस हैव इन्वर्सेस, सिर्फ ऑन टू फंक्शंस के ही इन्वर्स होने पॉसिबल हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस यानी सर्जेक्शंस, सिर्फ सर्जेक्शंस के, सर्जेक्टिव फंक्शंस के ही इन्वर्स होने पॉसिबल है। तो इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इन्वर्स सिर्फ एक ऐसे फंक्शन का हो सकता है जो इंजेक्टिव भी हो और जो सर्जेक्टिव भी हो, और ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है उसे हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। यानी हमें पता चला कि ओनली बाइजेक्शंस हैव इन्वर्सेस, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हमने पढ़े थे 11th में, उसमें सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पर x की जगह हम क्या डालते थे? कोई एंगल डालते थे, यहाँ पर साइन 0, साइन पाई बाई 2, साइन पाई, और हमें ये कोई नंबर निकाल कर, रियल नंबर यहाँ पर निकाल कर देता था। और वो रियल नंबर हमेशा किस रेंज में रहता है? -1 से 1 के बीच में, इस क्लोज्ड इंटरवल में ये हमें कोई वैल्यू निकाल कर देता है ना। जैसे हमने इसका ग्राफ भी पढ़ा था 11th में, आपको याद होगा, ये x एक्सिस है, इस पर हमने एंगल्स प्लॉट किए हुए हैं, ये y एक्सिस है, यहाँ पर हमने नंबर्स प्लॉट किए हुए हैं। तो साइन फंक्शन में अगर हम 0 डालेंगे, हम कह रहे हैं साइन ऑफ 0 कितना आएगा? 0, तो 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा। पाई बाई 2 डालेंगे, साइन पाई बाई 2, तो ये क्या क्या वैल्यू निकाल कर देगा? 1 वैल्यू निकाल कर देगा, है ना। ऐसे ही पाई डालेंगे तो साइन ऑफ पाई, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर से ये 0 निकाल कर हमें देगा।
-π/2 डालेंगे तो ये हमें -1 निकाल कर देगा, -π डालेंगे तब भी ये 0 निकाल कर देगा। तो इस तरह का कर्व हमें इसका मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है y = sin x, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या वैल्यूज़ डाल सकते हैं, हमें देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ भी एंगल हम इसमें डाल सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर हम इसमें डाल सकते हैं ना, π/2, 2π, 5π/2 ये सब भी क्या है, रियल नंबर्स हैं। और ये वैल्यू हमें निकाल कर देता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अगर सपोज हम इसको यहाँ पर ऐसे कह देते कि ये जो f है ये डिफाइंड है R2R, कोडोमेन में हम क्या ले लें, रियल नंबर्स ले लें। कोडोमेन अगर हम यहाँ रियल नंबर ले लेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू तो हमें दिखाई दे रही है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं तो हमें ये फंक्शन ऑन टू भी चाहिए और हमें ये 1 भी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका कोडोमेन हम इसकी रेंज के इक्वल ही लेकर चल रहे हैं। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है r रियल नंबर्स से लेकर और इस क्लोज इंटरवल -1 1 तक। ठीक है, तो डोमेन इसका है ऑल रियल नंबर्स और कोडोमेन इसका है -1 से 1, ये क्लोज्ड इंटरवल। अब क्या इसका इन्वर्स होना पॉसिबल है, ऑन टू तो ये हो गया। ठीक है, कोडोमेन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, रियल नंबर्स की जगह हमने क्या रख दिया, इसकी रेंज को ही रख दिया कोडोमेन में, तो ये ऑन टू तो हो गया। लेकिन क्या अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये मैनी वन है या 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन 0 0 है, साइन पाई भी 0 है, साइन ऑफ -π भी 0 है, साइन ऑफ 2π भी 0 है। तो इसका क्या मतलब है कि 0 की इमेज भी 0 है, पाई की इमेज भी 0 है, 2π की इमेज भी 0 है, तो ये तो मैनी वन फंक्शन है, ये तो 1 फंक्शन नहीं है। और जब तक ये 1 फंक्शन नहीं होगा तब तक ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा और तब तक हम इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम कैसे इसको 1 फंक्शन बनाएं, क्या हमने जैसे कोडोमेन को चेंज किया है, क्या हम इसके डोमेन में कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं कि ये 1 फंक्शन बन जाए। तो देखते हैं, हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम कह रहे हैं हम इसमें सारे एंगल्स डाल ही नहीं रहे, सारे रियल नंबर्स नहीं डाल रहे। सपोज कीजिए हम कहते हैं हम इसमें एंगल डालेंगे 0 से लेकर पाई के बीच के, तब क्या ये 1 फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 से पाई के बीच में अगर हम एंगल्स डालेंगे तब भी दो डिस्टिंक्ट एक्स पर हमें सेम ही इमेज मिलेगी। यहाँ पर सपोज x1 है, x1 की इमेज y है और x2 की इमेज भी y है, तो अभी तो इससे तो काम नहीं चला। तो हम क्या करते हैं, कुछ और सोचते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हम कर देते हैं -π/2 से π/2। हम सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच के एंगल्स इसमें डालेंगे। ठीक है, और कोडोमेन इसका हम रखते हैं ये -1 से 1। अब क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो देखते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2, तो हमें क्या मिला, ये ग्राफ का बीच वाला पार्ट, ये कर्व का ये वाला पार्ट, ये हमें मिल गया। ठीक है, सिर्फ इतने फंक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं और को हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। तो इतने पार्ट में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिस्टिंक्ट एक्स की डिस्टिंक्ट ही इमेजेस प्रेजेंट हैं। कोई भी दो एक्स यहाँ पर ऐसे नहीं है, कोई भी दो डोमेन में कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनकी इमेज सेम हो। यानी ये डोमेन अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2, तो अब ये फंक्शन कैसा बन गया, ये फंक्शन एक बाइजेक्शन बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। तो यानी अगर हम सिर्फ इतना पार्ट इसका कंसीडर करें तो इसका तो इन्वर्स होना पॉसिबल है। और सिर्फ इतना ही क्यों, अगर हम इसको और थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोज हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते, हम कह देते ये फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है π/2 से और 3π/2 तक, यहाँ तक किया हुआ है। हमने इसका डोमेन कर दिया π/2 से 3π/2, है ना, और को डोमेन क्या है, वही -1 से 1। या फिर हमने इसका डोमेन कर दिया 3π/2 से लेकर 5π/2। तो यहाँ आप देखेंगे π/2 से 3π/2, अगर हम इस डोमेन की बात करें, इस डोमेन में भी फंक्शन कैसा है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी बाइजेक्शन है। तो इस कर्व के इस पार्ट का, इतने फंक्शन को अगर हम कंसिडर करें, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
या फिर अगर हम बात करें 3π/2 से लेकर और 5π/2, जब हमने डोमेन को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इस पार्ट का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व था y = sin x, हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम अलग अलग ब्रांचेस को कंसिडर करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हमने ब्रांचेस बना लिए अलग अलग, तो हर उस ब्रांच का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइन इन्वर्स फंक्शन की, तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी ब्रांचेस से हम कंसर्न नहीं हैं, हम बात करेंगे सिर्फ -π/2 से π/2 वाली ब्रांच की, सिर्फ इसी के इन्वर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमें और किसी से मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इससे। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है -π/2 से π/2 तक का क्लोज इंटरवल, ये इसका डोमेन है, और -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल, ये है इसका कोडोमेन। ठीक है, तो इसका इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा -1 से 1 इस क्लोज इंटरवल से लेकर -π/2 से π/2 इस क्लोज इंटरवल तक, यानी जिसमें अगर हम -1 से 1 इसके बीच के कोई भी नंबर्स डालेंगे तो ये हमें -π/2 से π/2 के बीच में कोई एंगल निकाल कर देगा। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, अब हमने x एक्सिस पर क्या लिया है, जो डोमेन की वैल्यूज़ है, तो -1 से 1 तक के नंबर्स हमने x एक्सिस पर यहाँ प्लॉट किए हुए हैं, और y एक्सिस पर हमें किससे मतलब है कि एंगल हमेशा क्या निकाल के देने वाला है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 यहाँ पर है, उससे π/2 के बीच में। ठीक है, अब बाकी के पार्ट से हमें कोई इसके मतलब नहीं है, हमने बात की है सिर्फ इतनी। और ये जो -π/2 से π/2 की हमने ब्रांच ली है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, ये हमारे साइन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या दिखाई दे रहा था हमें, π/2 से 3π/2, ये भी एक ब्रांच है, इसका भी हम इन्वर्स निकाल सकते थे, अगर हम डोमेन ये कंसिडर करते तो भी हमारे फंक्शन का इन्वर्स होता है ना। ऐसे ही 3π/2 से 5π/2 की हम ब्रांच लेते हैं, उसका भी इन्वर्स होता। लेकिन ये जो हमने ब्रांच अब कंसिडर की है, जो वैल्यूज़ हमें निकाल कर दे रही है -π/2 से π/2 के बीच में सिर्फ, उसे हम कहते हैं, ये है हमारे साइन इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर हम इसका ग्राफ अब प्लॉट करते हैं तो हमें क्या देता है, साइन इन्वर्स फंक्शन में अगर हम 0 डालेंगे तो वो हमें क्या निकाल कर देगा, 0 ही निकाल कर देगा। -π/2 से π/2 के बीच में कोई एंगल निकाल कर देगा। अगर हम साइन इन्वर्स फंक्शन में क्या डाल सकते हैं, हम -1 से 1 तक का कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 0 डालेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें वो एंगल बताएगा जिस एंगल पर साइन की वैल्यू 0 है। थोड़ा और पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर ग्राफ देखते हैं। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि f इनवर्स x अगर y है तो इसका मतलब क्या है कि f एक ऐसा फंक्शन था जिसके अंदर अगर हम y वैल्यू डालते तो वो हमें x निकाल कर देता है ना। पीछे हमने क्या बात की थी, f ऑफ x अगर y है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x है। दोनों फंक्शंस एक दूसरे को उल्टा ही तो काम कर रहे हैं, f फंक्शन और f इनवर्स फंक्शन। तो f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम y डालते हैं तो x डालते हैं तो उसको y बना देता है, तो f ज़रूर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम y डालेंगे तो वो उसको x बना देगा। तो ऐसे ही अगर हमें कह रहे हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन में हम कुछ x डाल रहे हैं तो वो उसको y एंगल बना रहा है। अब साइन इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, x क्या है, ये -1 से 1 के बीच का कोई नंबर है, तो वो हमें y कोई एंगल निकाल कर दे रहा है। साइन फंक्शन क्या करता था, उसमें हम कोई एंगल डालते थे, वो हमें -1 से 1 के बीच का कोई नंबर निकाल के देता था। साइन इनवर्स फंक्शन में हम -1 से 1 के बीच का कोई नंबर डाल रहे हैं, वो हमें एक एंगल निकाल कर दे रहा है। और ध्यान रखने की बात क्या है कि क्योंकि इसका कोडोमेन है -π/2 से π/2, तो ये जो एंगल वो निकाल कर दे रहा है, ये एंगल किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 इस क्लोज्ड इंटरवल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, इसका सीधा सा मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब निकल कर आता है कि साइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। साइन फंक्शन में आप y डालते हो तो उसको x बना देता है, इसका मतलब साइन इनवर्स में आप x डालते हो तो वो उसको y बना देता है। तो हमसे कोई कह रहा है साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू वाई, तो बताओ y क्या,
अब साइन इनवर्स 0 y है, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल y ये कितना होना चाहिए, 0। यानी -π/2 से π/2 के बीच में हमें कोई ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका साइन 0 होता हो। तो ऐसा एंगल कौन सा है, ऐसा एंगल तो 0 ही है, इसका मतलब y क्या आ गया हमारा, 0। तो साइन इनवर्स में हमने 0 डाला तो इसने 0 ही वैल्यू हमें निकाल कर दी। हम कह रहे हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन में हमने 1 डाल दिया, तो बताओ वो क्या वैल्यू निकाल कर देगा। तो साइन इनवर्स में 1 डाला है, वो y वैल्यू सपोज निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, साइन फंक्शन में आप ये y एंगल डालोगे तो वो 1 वैल्यू निकाल कर देगा। और y एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 इस क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 1 है और वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो हमें पता है कि y क्या होना चाहिए, यहाँ पर π/2 होना चाहिए, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। यानी साइन इनवर्स फंक्शन में आप 1 डालोगे तो ये आपको क्या वैल्यू निकाल कर देगा, π/2। ऐसे ही साइन इनवर्स फंक्शन में आप -1 डालोगे तो वो आपको क्या वैल्यू निकाल कर देगा, -π/2। तो ये जो हमें कर्व अब मिल रहा है, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये है हमारा y = साइन इनवर्स x का कर्व। ठीक है, तो साइन इनवर्स x ये जो फंक्शन है, इसमें आप -1 से 1 के बीच का कोई नंबर डाल सकते हैं, और ये जो आपको एंगल निकाल कर देगा वो हमेशा कौन से एंगल्स निकाल कर देगा, 0 से π/2 तक के कोई एंगल निकाल कर देगा, या 0 से -π/2 तक का कोई एंगल निकाल कर देगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपसे पूछा जाता है कि साइन इनवर्स -1/2, ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स -1/2 अगर y है, इसका मतलब क्या है, साइन फंक्शन में आप y एंगल डालोगे तो वो -1/2 वैल्यू निकाल कर देगा। वो एंगल y हमें फाइंड करना है। तो 0 से π/2 के बीच में वो एंगल होना चाहिए, या 0 से -π/2 के बीच में वो एंगल होना चाहिए। अब हमें पता है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो ये एंगल हमें कहाँ मिलेगा, 0 से -π/2 के बीच में मिलेगा, है ना। तो π/4 पे क्योंकि वैल्यू साइन π/4 1/2 होता है, इसका मतलब साइन -π/4 कितना होगा, साइन π/6 क्योंकि 1/2 होता है, तो साइन -π/6 कितना होगा, ये होगा हमें पता है -1/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो साइन -30 डिग्री ये हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -π/6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। तो साइन इनवर्स फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन है -1 से 1, एक क्लोज इंटरवल, और जिसका कोडोमेन है -π/2 से π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, वैल्यू हमेशा ये, इसमें हम वैल्यू जो डालेंगे वो -1 से 1 तक की कोई वैल्यू होनी चाहिए, और ये जो एंगल निकाल कर देगा वो हमेशा या तो 0 से π/2 के बीच में, या फिर 0 से -π/2 के बीच में, यानी -π/2 से π/2 के बीच में कोई एंगल ये हमें निकाल कर देगा, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड हैं। इनवर्स फंक्शंस में एक और मज़ेदार बात क्या होती है कि अगर हम एक फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ सेम कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं, तो वो जो हमें ग्राफ मिलता है, वो हमें जो दो ग्राफ्स मिलते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। किस पर, एक लाइन मिरर y = x में। अगर हम ये y = x का एक लाइन बनाएंगे, ये और ये लाइन मिरर की तरह, सपोज ये लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, तो कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने y = sin x और y = sin इनवर्स x के ग्राफ को एक ही कार्टेशियन प्लेन पर बना रखा है। तो y = sin x के ग्राफ को पहले अगर हम देखते हैं, तो हमें पता है कि 0 डालेंगे, इसमें 0 ही निकाल के देगा। -π/2 एंगल डालेंगे तो क्या निकाल कर देगा, ये वैल्यू, ये -1 ये वैल्यू निकाल कर देगा। और इसमें अगर हम π/2 डालेंगे तो ये +1 ये वैल्यू हमें निकाल कर देगा। तो ये वाला जो ग्राफ है,
ये वाला जो ग्राफ है जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन x का। ठीक है, ऐसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को देखते हैं। अब इसमें हमें पता है हम कोई नंबर डाल रहे हैं और ये हमें एंगल फाइंड निकाल कर दे रहा है। इसमें हम ज़ीरो डालते हैं तो ये ज़ीरो ही देता है। इसमें अगर हम डाल देते हैं माइनस का वन डालेंगे तो ये क्या निकाल के देगा, -π/2, ये एंगल हमें निकाल कर देगा। और ऐसे इसमें अगर हम डाल देंगे प्लस का वन, यहाँ कहीं होगा प्लस का वन, तो ये हमें π/2 ये एंगल निकाल कर देगा। तो ये जो रेड से मैं कर्व बना रही हूँ, ये वाला कर्व, ये रेड वाला जो है, ये है हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम y इज इक्वल टू x एक लाइन मिरर बनाते हैं तो y इज इक्वल टू साइन x वाला कर्व और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x वाला कर्व एक दूसरे की मिरर इमेज है इस लाइन मिरर में। इसके मिरर इमेज ये दिखाई दे रही है, इसके मिरर इमेज ये दिखाई दे रही है। तो कभी भी किसी फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ हम सेम कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं तो वो ग्राफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, किसमें, y इज इक्वल टू x इस लाइन मिरर में। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अब हम आते हैं। दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 11th में पढ़ा था वो था y इज इक्वल टू कॉस x। और यहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन x की क्या वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल डाल सकते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें कोई एंगल डालते हैं और ये हमें वैल्यू निकाल कर देता है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू हमें निकाल कर देता है। तो इसके को डोमेन को तो हम सीधा पहले ही -1 से 1 लेकर यहाँ पर चलते हैं ताकि ये ऑन टू फंक्शन तो बन ही जाए। अगर हम R कर देंगे इसको तो फिर ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं रहेगा हमें, लेकिन बात करनी है इसके इन्वर्स की, तो हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बना के चलना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम किया है, यहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि अभी भी ये बाइजेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें π/2 डाल रहे हैं तो भी ये वैल्यू ज़ीरो दे रहा है, 3π/2 डाल रहे हैं तो भी ये वैल्यू ज़ीरो दे रहा है, -π/2 डाल रहे हैं तब भी ये वैल्यू ज़ीरो ही दे रहा है ना। तो ये तो कैसा फंक्शन है, एक मैनी वन फंक्शन है। अगर हमें इसे वन फंक्शन बनाना है तो हमें इसके डोमेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। हम कह रहे हैं हम ये सारे एंगल्स इसमें डाल ही नहीं रहे, हम कहाँ से कहाँ तक एंगल डालेंगे, सिर्फ 0 से पाई तक के एंगल हम इसमें डालेंगे। अब 0 से पाई हमने यहाँ पर क्यों चूज़ किया, हमने -π/2 से π/2 क्यों नहीं चूज़ किया। अगर -π/2 से π/2 ये वाला पार्ट हम चूज़ करते तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला कर्व मिलता, ये कर्व मिलता, तो यहाँ तो दो डिस्टिंक्ट x की सेम इमेजेस हमें दिखाई देती है ना। ये x1 है, ये x2 है, दोनों की इमेज क्या है, सेम इमेज है, तो तब भी ये मैनी वन फंक्शन नहीं होता। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, 0 से पाई ये वाला पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो कर्व का कौन सा पार्ट हमें मिल जाएगा, ये इतना पार्ट हमें मिल जाएगा। अब इस पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है हमारा जो फंक्शन है वो 1 भी है और ऑन टू भी है, वैल्यू 1 से -1 के बीच में निकाल कर दे रहा है, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और डिस्टिंक्ट एक्स की यहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस दिखाई दे रही हैं, तो ये 1 भी है। तो अगर हम इसके डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम कहाँ से कहाँ तक कर दें, 0 से पाई तक का ही एंगल हम सिर्फ इसमें डालेंगे और ये वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक निकाल कर देगा, -1 से 1 के बीच में ये एंगल, ये कोई वैल्यू हमें निकाल कर देगा। तो अब ये जो फंक्शन बन गया, ये बन गया एक बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसका इन्वर्स अब एग्जिस्ट कर सकता है। तो एफ इन्वर्स यानी कॉस इन्वर्स एक्स, ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हम -1 से 1 तक की कोई वैल्यू डाल सकते हैं, है ना, -1 और 1 भी डाल सकते हैं, और ये हमें एंगल निकाल कर देगा 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, एंगल कौन सा निकाल कर देगा, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। तो 0 से लेकर पाई तक कोई एंगल निकाल कर देगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में से या सेकंड क्वाड्रेंट में से ये हमें कोई एंगल निकाल कर देगा, उसके अलावा कोई एंगल ये हमें निकाल कर कभी भी नहीं देगा। यहाँ भी हमने देखा, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम 0 से पाई की जगह पाई से 2π वाली ब्रांच देख लेते तब भी क्या होता, तब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता था, है ना। या फिर हम यहाँ पर 0 से -π वाली ब्रांच देख लेते, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन हम यहाँ और ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करेंगे सिर्फ 0 से पाई।
इस ब्रांच की, और इसको हम बोलेंगे ये क्या है, हमारी कॉज इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो जब भी हम एंगल निकालेंगे हम कहाँ से निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से निकालेंगे, यानी 0 से पाई तक के ही एंगल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। ग्राफ बनाए अगर हम एफ इनवर्स फंक्शन का, कॉज इनवर्स फंक्शन का, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इस फंक्शन में 1 डालेंगे तो ये हमें क्या निकाल कर देगा, वैल्यू 0 निकाल के देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने y इक्वल टू कॉज इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं तो x एक्सिस पर तो हमने क्या बना रखे हैं, -1 से 1 तक के नंबर्स, और y एक्सिस पर हमने बना रखे हैं एंगल, है ना। हम कह रहे हैं हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो कॉज इनवर्स फंक्शन है इसमें x की जगह हम क्या डाल सकते हैं, -1 से 1, इस क्लोज इंटरवल में से कोई रियल नंबर डाल सकते हैं, और ये हमें निकाल कर क्या देगा, ये हमें एक एंगल निकाल कर देगा, किस किस के बीच में, 0 से पाई तक का कोई एंगल ये हमें निकाल कर देगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर cos इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब क्या है कि cos फंक्शन में अगर आप y एंगल डालेंगे तो वो आपको x वैल्यू निकाल कर देगा, क्योंकि ये फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, तो cos इनवर्स फंक्शन में अगर हम 1 डालते हैं और हम कह रहे हैं कि वो कुछ y एंगल निकाल कर दे रहा है, तो ये y हमें कैसे फाइंड करना है, हमें पता है कि cos फंक्शन में y डालेंगे, y एंगल डालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और ये y एंगल किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई इस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो 0 से पाई इस क्लोज इंटरवल में कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका cos 1 होता है, तो हमें पता है π/2 का cos 1 होता है, यानी ये y हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये y हमारे पास निकल कर आ गया π/2। ठीक है, यानी cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, 1 डालेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, ये हमें सॉरी यहाँ पे मतलब क्या है इसका, कि cos हमें पता है कि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है 1, यानी cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू होगा 0। तो cos इनवर्स फंक्शन में आप 1 डालोगे तो ये आपको क्या एंगल निकाल कर देगा, ये आपको 0 रेडियन एंगल निकाल कर देगा। ठीक है, तो y हमारा क्या होगा, y होगा हमारा 0। तो जब हमने इसमें 1 डाला तो इसने हमें एंगल 0 निकाल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही cos इनवर्स में अगर आप 0 डालोगे तो ये आपको क्या एंगल निकाल कर देगा, अब हमें पता है cos ऑफ π/2 0 होता है, तो उसमें अगर आप 0 डालोगे तो ये आपको π/2 ये एंगल निकाल कर देगा। ऐसे ही इसमें अगर आप -1 डालोगे, cos इनवर्स -1, तो ये आपको क्या वैल्यू निकाल कर देगा, अब हमें पता है कि cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है, तो cos इनवर्स -1 ये क्या वैल्यू निकाल कर देगा, ये हमें पाई एंगल निकाल कर देगा। तो ये जो अब मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो है ये हमें मिला y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का ग्राफ। हम सिर्फ क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से कंसर्न है इसलिए इससे ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंगल्स किसके बीच में निकाल रहे हैं, हम 0 से पाई के बीच में ही एंगल्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉज इनवर्स x का ग्राफ। सपोज आपसे पूछा जाता है कि cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू, तो हमें पता है cos इनवर्स x अगर y है तो इसका मतलब cos ऑफ y होना चाहिए 1/2, और y हमें कहाँ ढूंढना है, y हमें ढूंढना है 0 से पाई तक का कोई एंगल, है ना, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है। तो 0 से π/2 के बीच में ऐसा कोई एंगल जिसका cos 1/2 होता है, कौन सा एंगल हमें मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा π/3। इसकी जगह अगर पूछा होता कि cos इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा कोई एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू, जिसका कॉस जो है वो -1/2 है। -1/2 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें नहीं मिलेगी, कॉस नेगेटिव किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल हमें ढूंढना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में।
अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब cos पाई माइनस π/3 इसकी वैल्यू होगी -1/2। आपको याद होगा हमने ना 11th में क्या पढ़ा है, cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर cos π/3 1/2 है तो cos पाई माइनस π/3 इसमें लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू क्या होगी -1/2। तो यहाँ पर हमें y क्या मिल जाएगा, y हमें मिल जाएगा पाई माइनस π/3 यानी 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 यानी 2 पाई/3। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में हमने वो एंगल ढूंढ लिया जिसका कॉस होगा -1/2। ठीक है, वही एंगल ये फंक्शन हमें निकाल कर दे रहा है। तो कॉस इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन है -1 से 1 ये क्लोज इंटरवल, और उसका को डोमेन है 0 से पाई ये क्लोज इंटरवल, यानी -1 से 1 तक का कोई नंबर हम इसमें डालेंगे और ये 0 से पाई तक का कोई एंगल हमें निकाल कर देगा। उसके अलावा कोई एंगल हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ये तो हो गया कॉस इनवर्स फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम आते हैं, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। अब tan x के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है 11th में अच्छे से। तो tan x किसके इक्वल है, sin x अपॉन cos x। अब हमें पता है कि sin x अपॉन cos x अगर यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उस पर तो ये tan x फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, और cos x 0 किस किस पर होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। यानी ये जो tan फंक्शन हमारा है इसमें x क्या क्या नहीं हो सकता, x कोई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। यानी x क्या नहीं हो सकता, x कोई 2n+1 π/2 ये एंगल नहीं हो सकता। इन एंगल्स के लिए तो ये tan फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो ये tan जो फंक्शन है हमारा, इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स, लेकिन क्या नहीं हो सकता है इसमें 2n+1 π/2 ये जो भी एंगल्स हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ये एंगल्स इसके डोमेन में नहीं है, उन पर ये डिफाइंड नहीं है। तो π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है, 3 π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है, -π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है। इसको दिखाने के लिए ग्राफ में हमने क्या किया हुआ है, डॉटेड लाइन बना रखी है वहाँ पर जहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया डोमेन। वैल्यू निकाल कर कहाँ से कहाँ तक देता है, ये -∞ से +∞ तक की वैल्यूज़ ये निकाल कर देता है, यानी सारे रियल नंबर्स ये हमें निकाल कर देता है। ठीक है, तो कोडोमेन तो इसका क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है क्या इसका इन्वर्स होना पॉसिबल है। अब यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम देखें tan 0 तो वो भी 0 दे रहा है वैल्यू, tan पाई वो भी 0 दे रहा है वैल्यू, tan 2 पाई वो भी 0 दे रहा है वैल्यू। तो ये तो मैनी वन फंक्शन है। तो अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले हमें इसे बाइजेक्शन तो बनाना पड़ेगा, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा पहले 1 फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये पूरा सारा कर्व नहीं कंसिडर करके हम सिर्फ इतना कर्व कंसिडर कर लें। अगर ये जो हमें दिखाई दे रहा है जिसको मैं रेड से बना रही हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना कर्व देखें, तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि डिस्टिंक्ट एक्स की डिस्टिंक्ट डोमेन की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो इतना पार्ट अगर हम कंसिडर करें तो हमारा फंक्शन बन जाएगा ये 1 फंक्शन। ठीक है, वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक निकल कर आ रही है, इसमें -∞ से ∞, तो कोडोमेन तो रेंज के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं हम इसमें ये तो एंगल्स सारे एंगल्स तो डाल ही नहीं रहे, हम एंगल कहाँ डाल रहे हैं, -π/2 से π/2 के बीच के एंगल्स डाल रहे हैं, और -π/2 और π/2 पर तो डिफाइंड नहीं है तो उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस बार हमने डोमेन क्या बना दिया, -π/2 से π/2 तक का ओपन इंटरवल, यानी -π/2 हम इसमें नहीं डालेंगे, π/2 भी हम इसमें नहीं डालेंगे, और ये वैल्यूज़ निकाल कर दे रहा है हमें ऑल रियल नंबर्स। अब इतना पार्ट जब हम कंसिडर करें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ इन्वर्स यानी tan इन्वर्स फंक्शन ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा ऑल रियल नंबर्स, कोई भी हम इसमें रियल नंबर डाल सकते हैं -∞ से +∞ तक, और लेकिन वैल्यूज़ हमेशा ये कहाँ से कहाँ तक निकाल कर देगा, -π/2 से π/2 यही वैल्यूज़ ये हमें निकाल कर देगा। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, तो 0 से π/2 तक का कोई एंगल निकाल कर देगा, π/2 जिसमें इंक्लूडेड नहीं है, और या फिर 0 से -π/2 तक का कोई एंगल निकाल कर देगा जिसमें -π/2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है,
ग्राफ अगर हम इसका बना के देखें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का, तो x एक्सिस पर तो हमने क्या प्लॉट कर दिए, इन्फिनिटी तक, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी तक के नंबर्स और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर्स। एंगल से हम किससे कंसर्न है, सिर्फ -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 पर ही डिफाइंड नहीं है और π/2 पर भी डिफाइंड नहीं है, मतलब -π/2 ये कभी नहीं निकाल कर देगा और π/2 ये वैल्यू भी हमें कभी ये निकाल कर नहीं देगा। ये क्या है, ये हमारे tan इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इससे ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से तो हम यहाँ पर कंसर्न है ही नहीं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स फंक्शन में हम कुछ x वैल्यू डालते हैं, ये क्या है, कोई रियल नंबर हम डाल रहे हैं, तो ये हमें एक एंगल y निकाल कर दे रहा है और ये y बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 इस ओपन इंटरवल को। तो tan इनवर्स x में हम y tan इनवर्स x अगर y के इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि tan फंक्शन में अगर हम ये y एंगल डालेंगे तो हमें वैल्यू x वो निकाल कर देगा, ठीक है। तो tan इनवर्स फंक्शन में अगर हम 0 डालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो हम कैसे सोच सकते हैं, tan ऑफ किस एंगल, विच एंगल, किस एंगल का tan जो है वो 0 होता है, तो हमें पता है tan ऑफ 0 इज़ 0, तो हमें 0 ही निकाल कर देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर tan x फंक्शन का ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे एंगल π/2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी तो ये एंगल हमारा जो ये एंगल निकाल कर देगा वो क्या निकाल कर देगा, वो π/2 को अप्रोच करेगा। π/2 तो ये कभी निकाल कर देगा नहीं, है ना, क्योंकि उसके लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं था यहाँ पर। तो जैसे जैसे हमारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, एंगल किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो हमें क्या कौन सी ब्रांच मिल गई कर्व की, ये वाली, ये नंबर्स जैसे जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं हमारा जो कर्व है वो π/2 इस एंगल को अप्रोच कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें 0 से -π/2 के बीच में जैसे जैसे एंगल -π/2 की तरफ जा रहा है वैल्यूज़ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक के नंबर्स यहाँ पर डालेंगे तो एंगल किसको अप्रोच करेगा, -π/2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये जो हमें कर्व मिल गया ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का कर्व, ठीक है। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन एंगल ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही कोई निकाल कर देगा, जिसमें π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो सपोज आपसे कोई पूछेगा कि बताइए tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या, है ना, तो ये हमें क्या निकाला, हम कह रहे हैं tan इनवर्स फंक्शन में हम 1 डाल रहे हैं तो ये हमें क्या एंगल निकाल कर देगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है अगर tan इनवर्स 1 y है तो इसका मतलब tan ऑफ एंगल y ये कितना होना चाहिए, 1, और ध्यान क्या रखना है, y किस किस के बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच का ही कोई एंगल होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा एंगल है इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में जिसका tan 1 होता है, π/4, तो y हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, π/4। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लेते हैं कि tan इनवर्स -1 बताइए कितना है, तो हमें पता है tan ऑफ वो एंगल हमें ढूंढना है जिसका tan कितना है, -1, लेकिन एंगल किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, तो y हमारा क्या आ जाता, -π/4, ठीक है। इस तरह से हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर जो हमारा है y इज इक्वल टू कॉसेक x, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा था, और कॉसेक x यानी 1/sin x। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन है ये उन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है जिन पर ये जो sin x है ये 0 हो जाएगा, और sin x 0 किस पर होता है, x इज इक्वल टू nπ पर, यानी x nπ नहीं हो सकता, x अगर nπ होगा तो उस पर तो ये डिफाइंड नहीं है।
तो इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से हमें क्या निकालने पड़ेंगे, एन पाई, पाई, 2 पाई, 0, 3 पाई, माइनस पाई, इन पर ये डिफाइंड नहीं है। तो इसके ग्राफ में हमने 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर तो हमने क्या बना दिया, माइनस पाई पर डॉटेड लाइन बना दी दिखाने के लिए कि ये इन पर डिफाइंड नहीं है। वैल्यूज़ ये कहाँ से कहाँ तक निकाल कर देता है, अगर आपको ध्यान होगा इसका ग्राफ, तो आप क्या देखोगे, y की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। यहाँ पर अगर हमने इसमें पाई बाई 2 डाल दिया तो 1/1 इसने क्या वैल्यू हमें निकाल कर दी, 1 निकाल कर दी। ऐसे माइनस पाई बाई 2 डाल दिया तो 1/-1 इसने क्या वैल्यू निकाल कर दी, -1 निकाल कर दी। ठीक है, लेकिन ये कभी भी हमें 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू निकाल कर नहीं देता है। तो इसका जो रेंज है वो क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन माइनस -1 से 1 ये ओपन इंटरवल, -1 तो ये वैल्यू निकाल कर देता है, 1 भी निकाल कर देता है, लेकिन -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ये हमें कभी निकाल कर नहीं देता। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं जिसका डोमेन है आर, में से हम निकाल देते हैं सब एन पाई, और को डोमेन है उसका आर -1 से 1 ये ओपन इंटरवल, तो क्या ये फंक्शन अभी भी बाइजेक्शन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि डिस्टिंक्ट एक्स ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं जिनकी सेम इमेज है। तो इसका भी हमें डोमेन करना पड़ेगा कुछ रिस्ट्रिक्ट, तभी हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाएंगे। सपोज हम इसका डोमेन 0 to पाई कर दें तो भी क्या ये 1 फंक्शन बनेगा, तो क्या बाइजेक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, ऑन टू तो बन जाएगा क्योंकि r -1 से 1 तक का ही ये हमें यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल कर दे रहा है, लेकिन तब भी क्या होगा, यहाँ पर हमें दिखाई देगा दो अलग अलग एक्स, डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट्स पर हमें यहाँ पर सेम इमेज दिखाई देगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डोमेन को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम वैल्यूज़ लेते हैं कौन सी, -π/2 से और π/2 तक की के बीच की। हम कह रहे हैं हमने तो फंक्शन में सारे एंगल्स डाले ही नहीं, एंगल्स कौन से डाल रहे हैं, हम सिर्फ डाल रहे हैं -π/2 से π/2 तक के एंगल डाल रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसके बीच में तो ज़ीरो भी आता है और ज़ीरो पर ये डिफाइंड नहीं है, तो ज़ीरो को निकाल देते हैं इसके डोमेन में से। तो हमने डोमेन कर दिया -π/2 से π/2 तक का क्लोज इंटरवल, लेकिन ज़ीरो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ज़ीरो पर ये डिफाइंड नहीं है। और वैल्यूज़ क्या निकाल कर दे रहा है, ये सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच के सारे नंबर्स। अब ये जो हमें मिला है, एक तो हमें मिला ये वाला कर्व और एक हमें मिला ये वाला कर्व। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट एक्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 फंक्शन हो गया। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकाल कर दे रहा है, ये -∞ से ∞ तक की वैल्यूज़ सारी हैं, बस सिर्फ 1 से -1 के बीच के नंबर से हमें निकाल कर नहीं दे रहा है। तो रेंज और कोडोमेन भी इसकी सेम है, तो ये ऑन टू भी है। तो अभी ये फंक्शन क्या बन गया, अब ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन यानी बाइजेक्शन बन गया। तो अब हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो एफ इन्वर्स यानी कॉज इन्वर्स एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, इसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बस हमें -1 से 1 के बीच के नंबर्स इसमें नहीं डालने हैं। और ये हमें जो एंगल्स निकाल कर देगा वो कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक के एंगल्स निकाल कर देगा, लेकिन ज़ीरो कभी भी निकाल कर नहीं देगा। तो एंगल्स ये कहाँ से कहाँ तक हमें निकाल कर देगा, जैसे साइन फंक्शन निकाल कर देता था 0 से π/2 के बीच में या फिर 0 से -π/2 के बीच में, लेकिन ये ज़ीरो एंगल कभी भी हमें निकाल कर नहीं देगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉजिक इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज हमें कह रहे हैं कॉजिक इन्वर्स फंक्शन में हम डाल रहे हैं, सपोज हम डाल देते हैं इसमें 1। ठीक है, तो बताइए कि ये क्या वैल्यू हमें निकाल कर देगा। तो कॉजिक इन्वर्स में हम 1 डाल रहे हैं, 1 तो डाल सकते हैं, ओपन इंटरवल है यहाँ पर। तो y वैल्यू आ रही है, y एंगल वो दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉजिक फंक्शन में अगर हमने y एंगल डाला होगा तो वो हमें वैल्यू 1 निकाल कर देगा। और y ये किसको बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, इस क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए, बस ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो कौन सा ऐसा एंगल यहाँ पर हमें मिलेगा, हमें पता है कॉजिक π/2 ये कितना होता है, 1 होता है कॉजिक π/2।
यानी 1/sin π/2 यानी 1/1 होता है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास π/2। ठीक है, ग्राफ इसका देखें अगर, तो हम कंसर्न किससे हैं, सिर्फ π/2 से लेकर -π/2, ये एंगल्स ये हमें निकाल कर दे रहा है, यही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम सिर्फ इसी से ही कंसर्न है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट तो हम इसका, इस पर तो हम ध्यान नहीं देते, हटा देते हैं। अब हमें बताया है कि इस फंक्शन में हम -1 से 1 तक के बीच की तो कोई, इसके बीच की तो कोई वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते। -1 अगर हम इसमें डालेंगे तो ये हमें क्या देगा, -π/2 देगा, और 1 इसमें अगर हम डालेंगे तो ये हमें π/2 निकाल कर देगा। ठीक है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे नंबर्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एंगल 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे नंबर्स जा रहे हैं हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो एंगल क्या किधर को जा रहा है, 0 की तरफ को जा रहा है। 0 तो ये कभी निकाल कर नहीं देगा, लेकिन एंगल 0 की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा कैसा बन गया ग्राफ, इस तरह का बन गया। और ऐसे इधर अगर हम देखें, जैसे जैसे नंबर्स यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एंगल 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल्स माइनस इन्फिनिटी की, जैसे जैसे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एंगल 0 की तरफ को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें हमारा y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं अब हम फिफ्थ फंक्शन हमारा, हमने जो पढ़ा है वो है y इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स यानी 1/cos x। तो ये x की किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है, जिस पर ये cos x 0 हो जाएगा, और cos x 0 होता है किस पर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। तो x यहाँ पर क्या क्या नहीं हो सकता, x यहाँ पर 2n+1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। ठीक है, और वैल्यूज़ क्या निकाल कर देता है ये, अगर हम यहाँ पर देखें y एक्सिस को, वैल्यूज़ क्या क्या दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक भी जा रही है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि 1 से -1 के बीच की वैल्यूज़ ये कभी भी निकाल कर नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू सेक एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, इसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं डाल सकते, उन पर ये डिफाइंड नहीं है। और वैल्यूज़ हमें क्या निकाल कर देता है, सारे रियल नंबर्स, लेकिन -1 से 1 इस इंटरवल में कोई नंबर हमें निकाल कर नहीं देता। अगर हम इसके डोमेन को यही रखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्यों आ जाएगी, क्योंकि अभी भी ये मैनी वन फंक्शन है, तो हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि ये 1/1 फंक्शन बन जाए। ऑन टू फंक्शन तो ये है। तो हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, अगर हम पिछले वाले की तरह -π/2 से π/2 लेने लगेंगे तो हमें ये कर्व मिलेगा। ये कर्व अगर हमें मिलेगा तो हमें दिखाई देगा कि x1 x2 दो अलग अलग डिस्टिंक्ट x की सेम इमेज हो रही है ना, आ रही है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इस बार हम -π/2 से π/2 तो की वैल्यू तो नहीं ले सकते। तो इस बार हम क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 से π तक। हम कह रहे हैं हमारा फंक्शन जो है उसमें हम एंगल्स कौन से डालेंगे, हम एंगल्स डालेंगे सिर्फ 0 से लेकर पाई तक के एंगल्स डालेंगे। लेकिन 0 से पाई के बीच में प्रॉब्लम क्या है, π/2 भी आएगा, वो π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो उस π/2 को हम इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, हम डाल रहे हैं 0 से पाई तक के एंगल्स, लेकिन π/2 हम इसमें नहीं डालेंगे। वैल्यूज़ क्या निकाल कर दे रहा है, 0 से पाई तक अगर हम देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी वैल्यूज़ जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी वैल्यूज़ जा रही हैं, लेकिन 1 और -1 के बीच में कभी ये नंबर हमें निकाल कर नहीं दे रहा है। तो कोडोमेन क्या हो गया इसका, r -1 दिस ओपन इंटरवल। अब ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक बाइजेक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी सेक इन्वर्स x। वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, सेक इन्वर्स x डिफाइंड होगा r -(-1 to 1) दिस ओपन इंटरवल। इसमें से कोई नंबर हम इसमें डालेंगे तो ये हमें एंगल क्या निकाल कर देगा, 0 से पाई के बीच में कोई एंगल निकाल कर देगा, 0 से पाई तक का। लेकिन π/2 ये हमें कभी भी निकाल कर नहीं देगा, π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कॉजिक सेक इन्वर्स x की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू सम एंगल y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेक ऑफ एंगल y होना चाहिए x।
लेकिन y आपको ध्यान में रखना है कि y आपको कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, 0 से पाई के बीच में, लेकिन वो π/2 नहीं हो सकता। तो ये y एंगल हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0, π/2, पाई, 3 π/2। ये तो या तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा या फिर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, लेकिन π/2 हम उसमें कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ग्राफ देख लेते हैं हमने इसका कैसे बनाया है। तो सेक इनवर्स फंक्शन में अगर आप डाल रहे हैं 1 तो ये आपको क्या एंगल निकाल कर देगा, 0 निकाल कर देगा। सेक इनवर्स फंक्शन में आप 1 डाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये हमें y एंगल दे रहा है। इसका मतलब क्या है, सेक ऑफ y इज इक्वल टू 1 और y होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में कौन सा एंगल है जिसका सेक y होता है, तो हमें पता है कि सेक 0 जिसका सेक जो है वो 1 होता है। तो हमें पता है सेक 0 1 होता है। सेक 0 यानी 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1, तो 1 अपॉन 1 यानी 1। तो ये हमें क्या एंगल निकाल कर दे रहा है, 0 ही निकाल कर दे रहा है। ठीक है, तो y हमारा हो गया 0 यहाँ पर। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर हम यहाँ कंसिडर करें, हमने क्या वैल्यूज़ देखी थी, 0 से लेकर और पाई तक का ये वाला पार्ट हमने यहाँ कंसिडर किया था। ठीक है, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट हमें मिला था, एक तो ये वाला कर्व का ये वाला पार्ट मिला था और एक ये वाला पार्ट हमें मिला था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एंगल π/2 को जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे नंबर्स डालेंगे हमारा एंगल π/2 को अप्रोच करेगा। तो ऐसे से हमें ग्राफ मिलेगा। ऐसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पाई पर तो ये हमें वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, पाई पर तो हमें वैल्यू निकाल कर दे रहा है -1, यानी इसमें अगर हम -1 डालते हैं तो ये हमें क्या एंगल निकाल कर देता है, पाई निकाल कर देता है। और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर हमारा एंगल π/2 को अप्रोच कर रहा है, π/2 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू -∞ को अप्रोच कर रही है, यानी जैसे जैसे हम -∞ तक के नंबर्स को अप्रोच करेंगे तो हमारा एंगल π/2 को अप्रोच करेगा। तो ये जो कर्व बन गया ये रेड वाले, ये है हमारा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का कर्व ग्राफ। ठीक है, और इन बाकी पार्ट से तो हम यहाँ पर कंसर्न ही नहीं है। हम बात किसकी करें, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो हम 0 से पाई तक के एंगल से ही यहाँ पर कंसर्न है। तो सेक इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस ओपन इंटरवल -1 से 1, और जिसका कोडोमेन है 0 से पाई, लेकिन π/2 ये कभी भी निकाल कर नहीं देगा। फिर आते हैं हम अपने 6th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जो कि है y इज इक्वल टू कॉट एक्स। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या होता है, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जिन भी वैल्यूज़ पर ये साइन एक्स 0 हो जाएगा उनके लिए तो ये डिफाइंड नहीं है, और साइन एक्स 0 होता है n पाई पर, x इज इक्वल टू n पाई पर, यानी x यहाँ पर n पाई नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो क्या आएंगे, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन n पाई वाले एंगल्स इसमें नहीं आएंगे। 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, पाई पर डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पर नहीं है, -पाई पर नहीं है, 3 पाई 4 पाई इन पर ये डिफाइंड नहीं है। वैल्यूज़ ये कहाँ से कहाँ तक निकाल कर देता है, जैसे कि ग्राफ में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूज़ में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा रही है वैल्यूज़ और नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी जा रही हैं। तो सारे रियल नंबर से ये हमें निकाल कर देता है। ठीक है, अब यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन अभी बाइजेक्शन नहीं है, इसको बाइजेक्शन बनाना है तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर ग्राफ का सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर कर लें, हम कह रहे हैं कि ग्राफ का सिर्फ इतना वाला पार्ट हम ले रहे हैं, ये वाला जो कर्व है सिर्फ ये हम ले रहे हैं। तो इतने पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि डिस्टिंक्ट डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस प्रेजेंट है ना, और रेंज भी क्या निकल कर आ रही है, -∞ से +∞ तक, यानी ऑल रियल नंबर्स। तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक के एंगल्स, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, लेकिन 0 पर ये डिफाइंड नहीं है और पाई पर भी ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ लेना पड़ेगा ओपन इंटरवल। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 0 से पाई तक का ओपन इंटरवल, बस हम यही एंगल्स इसमें डालेंगे और डालेंगे ही नहीं। और ये वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है हमें, ऑल रियल नंबर्स।
अब जब हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इन्वर्स यानी कॉट इन्वर्स एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा? इसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये एंगल हमेशा हमें 0 से पाई के बीच का ही कोई देगा। 0 भी नहीं देगा, पाई भी नहीं देगा, 0 और पाई पर ये डिफाइंड, क्योंकि हमारा कॉट फंक्शन 0 और पाई पर डिफाइंड नहीं था, तो ये 0 भी कभी निकाल के नहीं देगा, पाई भी कभी निकाल कर नहीं देगा, लेकिन 0 और पाई के बीच का कोई एंगल हमें ये निकाल कर देगा, यानी या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, लेकिन 0 नहीं देगा और पाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही बात है। अगर हम कह रहे हैं कॉट इनवर्स, हमने कोई यहाँ पर रियल नंबर डाला है और वो हमें वाई एंगल निकाल कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉट ऑफ दिस एंगल वाई ये किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स के इक्वल होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, वाई हमें कहाँ ढूंढना है? 0 से पाई के बीच में ढूंढना है। 0 भी नहीं ले सकते हम, पाई भी नहीं ले सकते, इसके बीच में कोई एंगल हमें ढूंढना होगा। तो इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो एंगल्स तो हम सिर्फ 0 से पाई के बीच में कंसर्न है, तो बाकी का पार्ट तो हम हटा देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या है? 0 से लेकर पाई। अगर हम कॉट फंक्शन में डालते हैं 0, तो ये हमें क्या एंगल निकाल कर देता है? पाई बाई 2 निकाल कर देता है, क्योंकि कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 क्या होता है? 0 अपॉन साइन एक्स यानी 0.1, 0 कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 यानी 0/1 यानी 0। ठीक है, तो पाई इसमें हम 0 डालेंगे तो हमें पाई बाई 2 निकाल कर देगा। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ एंगल 0 की तरफ को 0 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें, यानी जैसे वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी एंगल 0 को अप्रोच करेगा। तो हमें मिला ये वाला कर्व। ऐसे इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे एंगल पाई को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यूज़ नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, यानी अगर हम वैल्यूज़ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ को ले जाएंगे तो एंगल पाई को अप्रोच करेगा। पाई तो कभी भी नहीं निकल कर आएगा, लेकिन पाई को अप्रोच करेगा, पाई के पास पहुंचता जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ हमारा यहाँ पर बनकर आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको एक बार हम रिवाइज कर लें अगर फटाफट से, तो हमें क्या क्या दिखाई दिया है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका डोमेन होता है -1 से 1, ये क्लोज इंटरवल, यानी सिर्फ यही वैल्यूज़ हम इसमें डाल सकते हैं, और ये हमें -π/2 से π/2 तक का कोई एंगल निकाल कर देता है। कॉज इनवर्स फंक्शन में भी हम सेम ही डोमेन है, सेम ही वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन ये हमें 0 से पाई तक का कोई एंगल निकाल कर देता है। कॉजेक इनवर्स एक्स में हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यूज हम इसमें नहीं डाल सकते, और ये हमें -π/2 से π/2 तक का कोई एंगल निकाल कर देता है, लेकिन 0 निकाल कर नहीं देता है। सेक इनवर्स एक्स में हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन -1 से 1 इस ओपन इंटरवल की वैल्यूज़ हम नहीं डाल सकते, और ये हमें 0 से पाई तक का कोई एंगल निकाल कर देता है, लेकिन π/2 ये हमें निकाल कर नहीं देता है। π/2 ये हमें निकाल कर नहीं देता है। और हमने क्या देखा कि tan इनवर्स एक्स, इसमें हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, ये हमें -π/2 से π/2 इस ओपन इंटरवल में ही कोई एंगल निकाल कर देगा। कॉट इनवर्स एक्स में भी हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, और ये हमें 0 to पाई इस ओपन इंटरवल में कोई वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही हमें एंगल फाइंड करना है। तो सपोज साइन इनवर्स फंक्शन में हमने 1/√2 डाला, तो ये वाई एंगल इसने हमें निकाल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर साइन फंक्शन में आप ये वाई एंगल डालोगे तो वो आपको 1/√2 निकाल कर देगा, और क्योंकि इन्वर्स फंक्शन हमें पता है साइन इन्वर्स फंक्शन हमें सिर्फ -π/2 से π/2 इस रेंज में एंगल्स निकाल कर देता है, तो ये जो हमारा y है ये किसके बीच में होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। -π/2 ये 0 से π/2 के बीच में कोई एंगल होना चाहिए, या 0 से -π/2 के बीच का कोई एंगल होना चाहिए।
पॉजिटिव वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर 0 से -π/2 में तो ये वैल्यू नेगेटिव देता, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हमें एंगल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 से π/2 के बीच में मिल जाएगा। तो कौन सा वो एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू, जिसका साइन जो है वो 1/√2 होता है, तो सबको पता है ये तो साइन ऑफ π/4 ये होता है 1/√2। इसका मतलब y हमारा क्या है, y है हमारा π/4। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -π/2 से π/2 के बीच का ही ये कोई एंगल है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से कोई एंगल हमें निकालना है। तो सपोज वो एंगल है y, ठीक है, हमने कॉट इनवर्स फंक्शन में डाला है -1/√3, तो ये हमें y एंगल निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉट फंक्शन में अगर हम ये एंगल डालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1/√3। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, क्योंकि कॉट इनवर्स फंक्शन हमें 0 से पाई के बीच का ही कोई एंगल देता है, तो ये y 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। 0 से पाई के बीच में यानी ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, तो एंगल या तो 0 से π/2 के बीच में होगा या फिर हमारा एंगल π/2 से पाई के बीच में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में से निकालना है या सेकेंड क्वाड्रेंट में से निकालना है, ठीक है, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, तो हमें ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में से मिलेगी। अब हमें एक चीज़ और पता है, हमें पता है कि कॉट π/3 ये होता है ये होता है प्लस का 1/√3, है ना, प्लस का 1/√3 होता है कॉट π/3। इसका मतलब क्या है कि कॉट पाई माइनस π/3 किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस π/3 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -1/√3 के। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कॉट पाई माइनस एक्स ये किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट एक्स के इक्वल होता है। तो कॉट पाई माइनस, अगर कॉट एक्स 1/√3 है तो इसका मतलब कॉट पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, -1/√3 के इक्वल होगा। तो पाई माइनस π/3 यानी यहाँ पर क्या आ गया, कॉट 2π/3 ये इक्वल है -1/√3 के। तो बस हमें मिल गई हमारे y की वैल्यू। तो ये जो y है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2π/3। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर आपसे सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लिया होता, आपसे पूछा होता कॉट इनवर्स 1/√3 बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होगी। तो आप सीधा सीधा ही बता देते कि दिस इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब कॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/√3। तो 0 से पाई के बीच में कौन सा एंगल है जिसका कॉट 1/√3 होता है, तो वाई कितना आ जाता, वाई हमारा आ जाता π/3, क्योंकि हमें पता है कॉट π/3 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे बेसिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन भी वैसे कर लेंगे एक बार सॉल्व। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।